नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश आउटलुक 2026 में। 2025 तो सोने और चांदी के लिए ऐतिहासिक रहा है। नई तेजी, नया दौर और नए नए ऐतिहासिक लेवल्स हमने इस साल देखे हैं और ईटी नाउ स्वदेश ने सबसे ज्यादा और सबसे पहले और सटीक रणनीति आपको सोने और चांदी को लेकर बताई है। और उस सफर को हम 2025 के सफर को सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे सबसे पहले हमने आपको अलर्ट किया, जहां पर सबसे बड़े टारगेट भी दिए गए और वो साल अंत आते आते ऐसे टारगेट अचीव भी हुए। तो देखिए वो सफर 2025 का। हमारा टारगेट जो है वो 2 लाख रुपए कर दिया है सिल्वर का, और जो हमारी जो समय सीमा है वो 31 दिसंबर है। तो बिल्कुल 2025 से तैयार, अब की बार होगा 2 लाख पार। ईयर एंड की आपने बात करी, वो बहुत ही इंटैक्ट है। हम 31 दिसंबर से 2 लाख रुपए तक का टारगेट लेके चल रहे हैं और नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में हम 2.5 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं। 31 दिसंबर तक हम चांदी जो हमारा टारगेट है 2 लाख का, वो हमें अचीव होता दिख रहा है। और उसके बाद अक्षय तृतीया तक हम जो 2.5 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं वो भी हमें अचीव होते हुए दिख रहा है। आंधी पर ये सबसे बड़ी आंधी का अनुमान हमने सबसे पहले आपको बताया था और आपकी कमाई जरूर हुई होंगी। कोई भी ऐसे दर्शक हमारे नहीं होंगे जो 2025 में अगर लॉन्ग साइड में होंगे तो उनकी कमाई सोने और चांदी में नहीं हुई होगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि नए साल में क्या यही रफ्तार जारी रहेगी? ये जो कहानी है, क्या ये कहानी नए साल में भी दोहरा सकती है चांदी? सेफ हेवन के सुपर रिटर्न तक का जो सफर सोने का रहा है, क्या ये सफर अगले साल भी जारी होगा? और चांदी सिर्फ मेटल नहीं, क्या 2026 की एक मेगा थीम भी बनकर आएगी? यही सवालों के साथ हम अपने इस खास शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। शुभांकर सेन हैं, एमडी और सीईओ हैं सेनको गोल्ड से। राजेश रोकड़े हैं, चेयरमैन हैं जीएसी से। नितिन केडिया हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं एआईजेजीएफ के और फाउंडर हैं केडिया फिनकॉर्प के। चिंतन हरिया हैं, चीफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी से। और साथ ही नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल से। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए, नए साल की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, आपने मदद करने के लिए अपना समय निकाला है। सबसे पहले राजेश रोकड़े साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। दमदार साल रहा है, क्या रैली रही है? 150% की तेजी घरेलू बाजार में चांदी ने और करीब 80% की तेजी सोने ने दिखाई है। 2026 को लेकर आप लोगों का अनुमान क्या है? किस तरह का साल रहने वाला है सोने चांदी के लिए? राजेश जी। विश्व मोहन जी, नमस्ते सभी को। और ऐसा है कि 2025 बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा है, और लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न गोल्ड और सिल्वर ने दिया है तो 2025 में ही दिया है। लेकिन साथ ही साथ एक खास बात मैं बताना जरूर चाहूंगा कि सोना और चांदी जब जब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया तब तब ऐसा लगा कि अब ये रिकॉर्ड हो गया, अब इसके बाद कभी नहीं बढ़ेगी या कभी रेट और आगे नहीं बढ़ेगा। और तब तब रेट और नया आया है, तब तब रेट और बड़ा है, और जितने भी बने हैं वो रिकॉर्ड दनादन टूटते गए। तो मुझे तो लगता है कि 2025 में जो सोना और चांदी जो एक चांद पे जाके पहुंचे, ये और रुकने वाले नहीं है। 2026 में आपको ये और नया इतिहास बनाते यानी हुए दिखेंगे। 2026 में भी नई उड़ान जारी रहेगी, यानी बड़ी तेजी नए साल में भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा बयान राजेश रोकड़े जी का है, जीजेसी के चेयरमैन है। नवनीत जी, आपने जितने भी टारगेट दिए थे समय से पहले सोने और चांदी ने अचीव किया है। 2026 को लेकर मोतीलाल ओसवाल का क्या आउटलुक है? गोल्ड का क्या आउटलुक है? सिल्वर का आउटलुक क्या है? कौन कौन से नए लेवल्स दिखेंगे नए साल में सर? विश्वमोहन जी, सबसे बड़ा दिक्कत ही यही है कि 2026 के टारगेट 25 में अचीव हो गए हैं, और अब 26 में क्या करना है और रिपोर्ट को किस तरह से ट्वीट करके आगे की क्या प्रक्रिया रखनी चाहिए, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया। नॉट जस्ट फॉर मोतीलाल ओसवाल बट पूरे कम्युनिटी के लिए एज अ होल, कि जिस स्पीड में गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ऐसा बहुत कुछ एस्पेक्ट्स है जो निवेशक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 26-27 में परकोलेट होगा, बट वो 25 के एंड तक ही ऐसा लग रहा है कि 2,40,000 का स्तर जो मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अचीव होता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल बायस अभी भी पॉजिटिव, बट रिस्क रिवॉर्ड कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ा गया है। लॉन्ग टर्म निवेशक बने रह सकते हैं और स्टैगर्ड वे में अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है कि 240, 250 या $77 ऑन सिल्वर इंटरनेशनली एक टारगेट है जो हम 2026 के एंड तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, और लग रहा है कि जिस मोमेंटम में चांदी है वो शायद अगले 2-4-5 दिनों में भी अचीव हो जाए।
हालांकि गोल्ड में हमारा बायस थोड़ा सा और पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि यहाँ से जो हम मिक्स की बात कर रहे थे कि चांदी में ज्यादा निवेश करिए और गोल्ड में कम निवेश करिए, वो अब 26 में टर्न अराउंड होकर वापस गोल्ड में निवेश बढ़ाना चाहिए, सिल्वर में थोड़ा सा कम करना चाहिए, बिकॉज सिल्वर का वोलेटिलिटी भी उसी तरह से रहेगा जितना हमने इस साल में देखा है। तो जब झटके आएंगे वो भी काफी बड़े रहेंगे और काफी शार्प रहेंगे, तो मार्केट में लोगों को उस तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ठीक ठाक करेक्शन यानी 15-20 हजार पॉइंट के करेक्शन पे आपकी निवेश की अवधि या निवेश की स्ट्रेटेजी बनानी है। गोल्ड में हमारा रिवाइज टारगेट लगभग $5,000 का है और जो कि डोमेस्टिक स्तरों पे 145-147 के आसपास आएगा। तो ओवरऑल बायस अभी भी बाय ऑन डिप्स का गोल्ड में स्ट्रांगली पॉजिटिव है। में आपको यहां से और ज्यादा तेजी दिख रही है। 2026 में आप लोगों ने जो टारगेट दिया है $5,000 का, घरेलू बाजार में उसे कन्वर्ट करें तो 1,47,000, जो करंट लेवल से भी अगर आप देखेंगे तो 7-8% के आसपास की तेजी बैठती है। सर, चांदी को लेकर क्या कोई टारगेट है क्या नवनीत जी? मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से आप लोगों ने 2026 के क्या टारगेट दिए हैं चांदी के? एक बड़ा टारगेट जो मार्केट में चल रहा है वो करीब करीब $90 का है एंड टेक्निकल पैरामीटर्स वो इंडिकेट करके $90 भी अचीवेबल हो सकता है, बट मुझे लगता है कि उसको अचीव होते होते पूरा एक साल के ऊपर का टाइम लगना चाहिए। तो इट इज नॉट समथिंग कि अगर वो $90 अगले 2-4 महीने 6 महीने के अंदर आ गया तो थोड़ा बहुत हिचकिचाहट भी रहेगी और थोड़ा बहुत एग्जैजरेटेड रैली भी रहेगी। ओवरऑल मुझे लगता है कि 77 और $80 के आसपास कहीं ना कहीं ये रैली थोड़ी सी पीक होगी और फिर हम एक प्राइस वाइज या टाइम वाइज करेक्शन में जाएंगे। और इंटरनेशनल लेवल तो ये है, डोमेस्टिक लेवल में मेरे हिसाब से 245-250 के आसपास ये रैली कहीं पे पीक होनी चाहिए। $50,000 तक पीक होने की संभावना आपको लग रही है। गोल्ड ईटीएफ ने निवेशकों को जबरदस्त मालामाल किया है। निपॉन इंडिया गोल्ड 20 को देखिए, 66.5% एक साल का रिटर्न है। एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ में 66%, आईसीसी प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ में 66%, 66% के आसपास का रिटर्न ईटीएफ में दिख रहा है। क्या गोल्ड ईटीएफ में जिस तरह की रैली और लोगों ने, निवेशकों ने मालामाल किया है, क्या 2026 की थीम भी यही चलेगी? आप तो अक्रॉस द एसेट क्लास अब यहां पर अपनी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। चिंतन हरिया जी, क्या लग रहा है 2026 में किस थीम पर भरोसा ज्यादा है इन्वेस्टर्स को? क्या आप लोग गाइड कर रहे हैं इस बार नए साल के लिए? शुक्रिया विश्वमोहन जी। अगर हम देखें पिछले 4-5 सालों से, तो जब एक मोमेंटम चलता है किसी भी क्षेत्र में तो मोमेंटम 2-3 साल तक रहता है। और हमने अभी देखा है कि गोल्ड में तो 4 साल से मोमेंटम रहा है अपने उच्चतम स्तर, जो कि $2,000 को क्रॉस करने के बाद $4,500 यानी कि 120-130% की रैली गोल्ड में आ चुकी है। चांदी की बात करें तो $50 क्रॉस होने के बाद जो पिछले 1 महीने में 50% की तेजी देखी गई है, वो भी ट्रेंड के मुकाबले, ट्रेंड के हिसाब से ही है। क्योंकि अगर कोई अपने उच्चतम स्तर से क्रॉस होता है 1980, 2020 और 2025, तो 50% की रैली हम देखते हैं। पर ये जो रैली है वो काफी फास्ट है। तो दोनों गोल्ड और चांदी की जो रैली है 2-3 सालों से, और अगर 10 साल का आज रिटर्न देखें तो चांदी और सोना अव्वल नंबर पर है अगर हम कंपेयर करें इंडियन इक्विटी मार्केट्स, चांदी मिड कैप स्मॉल कैप से भी। तो अभी कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि इंक्रीमेंटल इन्वेस्टिंग इंडियन लार्ज कैप इक्विटी की तरफ करे तो वो लंबी अवधि में अच्छा हो सकता है। पिछले अगले 3-4 महीने में जो मोमेंटम बना है सिल्वर और गोल्ड में, वो शायद जारी भी रहे। पर एसेट एलोकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ चुकी होगी निवेशकों के पोर्टफोलियो में। तो अभी इंक्रीमेंटल पैसा इंडियन इक्विटी की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि इंडियन इक्विटी विश्व का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मिंग एसेट रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर शायद 3-4 महीने तक अच्छा रहे, वो पता नहीं। पर रिस्क और रिवॉर्ड, जैसे कि प्रीवियस स्पीकर भी कह रहे थे, अभी शायद उतना फेवर में नहीं है। पर एक चीज है कि जो लिक्विडिटी है उसको हम फाइट नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन को फाइट नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से 10% हिस्सा आपके पोर्टफोलियो का गोल्ड और सिल्वर में बना रहना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से मौजूदा जो भाव है वो बहुत फेवरेबल नहीं है, ऐसा चिंतन जी को लगता है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में 10% हिस्सा तो जरूर होना चाहिए, सोने और चांदी को जगह आप देनी चाहिए। हमारे साथ शुभांकर सेन सर हैं, एमडी और सीईओ हैं सेनको गोल्ड से। सर, आपका आउटलुक क्या है 2026 को लेकर? आप लोगों की तैयारी क्या है? क्या लग रहा है किस तरह का मार्केट रहने वाला है सोने चांदी का? सोने और चांदी का जो जिस हिसाब से गोल्ड का प्राइस ऊपर की तरफ लास्ट 1-1.5-2 साल में गए हैं, तो कंज्यूमर्स के तरफ से दो चीजें का ये सेंटिमेंट काम कर रहा है। वन इज दैट ये कमोडिटीज के ऊपर गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी जो खरीद रहे हैं, वो फेथ, वो ट्रस्ट, वो विश्वास
हाउस होल्ड्स का वो बहुत बढ़ चुका है। लोगों का ये मन में है कि नो मैटर मैं किस प्राइस में खरीदूं, ये प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो ये एक उन लोगों का इतना दिन से खरीदने का जो हैबिट है, ये करेक्ट हैबिट है सेविंग्स के तौर पे, तो ये तो प्रूव हो चुका है। लोगों का खरीदने का क्वांटम जो है दैट इज गेटिंग इफेक्टेड। ऐसा नहीं कि लोग जो 20 ग्राम खरीद सकते थे वो आज के दिन 15 ग्राम खरीद पा रहा है, या जो वेडिंग्स के लिए हम लोग देख रहे हैं कि जिनको 100 ग्राम खरीदने का था उसमें से मे बी 40 ग्राम्स वो अपना ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके खरीद रहे हैं, 50-60 ग्राम्स जो है वो अपना इनकम से सेविंग से खरीद रहे हैं। तो इस हिसाब से एज एन इंडस्ट्री आई थिंक व्हाट वी आर लुकिंग एट इस ज्वेलरी को कैसे और अफोर्डेबल किया जाए, उसको कैसे वेट लाइट किया जाए ताकि लोग खरीदता जाए। और गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, प्लैटिनम, आज अगर प्लैटिनम का भी हम लोग देखें, प्लैटिनम का प्राइस भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सिल्वर में भी जो आज गोल्ड के साथ साथ सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर का यूटेंसिल्स, अगर हम लोग अपना डेटा एनालाइज करें तो देख रहे हैं कि गोल्ड में वैल्यू वाइज ग्रोथ है, वॉल्यूम वाइज डी ग्रोथ है। डायमंड में वॉल्यूम वैल्यू दोनों ही ग्रोथ है, सिल्वर में भी वॉल्यूम वैल्यू दोनों ही ग्रोथ है। तो ये जो आज गिफ्टिंग आइटम के लिए या शादी में भी गोल्ड जितना दे पा रहे थे, तो लोग सोच रहे कि चलो सिल्वर में भी बना के ज्वेलरी बना के या चीजें बना के दे। तो इस हिसाब से न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो रहा है और आई थिंक इंडस्ट्री इज रेडी कि या तो प्योरिटी कम करे या वेट कम करे, मगर कंज्यूमर को हम लोग सर्व करते जाएंगे। ओके, तो चलिए ये राय है 2026 को लेकर आप लोगों की ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से। हमारे साथ नितिन केडिया भी है। नितिन जी, आप लगातार वोकल रहे हैं, आपके जो प्राइसेस है, जब मुझे याद है अगस्त में आपने सीधा 2 लाख का टारगेट दे दिया था। उस बार कई बार ऐसा लगता है कि स्पेकुलेशन को तो बढ़ावा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद और इस तरह के टारगेट समय से पहले अचीव भी हुए। क्या लग रहा है सर 2026, क्या जिस तरह के राइड, जिस तरह की रैली हमने देखी है, क्या नए साल में भी जारी रहेगी? नया टारगेट क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों को लेकर आपका, नितिन जी? नमस्कार विश्वमोहन जी। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो नवनीत जी कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही है कि मतलब अब ऐसा लगता है कि हम ये सोचते हैं बच्चा 15 साल का होगा तो इसको ये कोर्स कराएंगे, ये पढ़ाई कराएंगे, पर वो जो 15 साल के लिए हमने सोचा था वो बच्चा जो है वो 7 साल में ही तैयार हो जाता है। तो वो 7 साल में समस्या ये आ जाती है कि क्या करे। तो फिलहाल जो हम 2.5 लाख का टारगेट लेके चल रहे थे 31 मार्च तक, तो आज लगभग चांदी 2.22-2.23 के आसपास चल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 31 मार्च नहीं, ये मकर संक्रांति के आसपास ही जो है वो चांदी के टारगेट अचीव हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में ओवरऑल अगर हम बात करें तो सिल्वर में हम 3.25 लाख से 3.5 लाख रुपए के लेवल्स बनते हुए देखेंगे। पर सिल्वर से ज्यादा मुझे लग रहा है गोल्ड में इस समय ज्यादा साउंड इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं या ज्यादा साउंडेबिलिटी आ रही है, जिसकी वजह से मेरा मानना है कि 31 मार्च के पहले इंटरनेशनल मार्केट में हम $5,000 से $5200 का भाव देखेंगे, जो कि यहाँ से लगभग 10 से 12% की तेजी होती है। और उसको अगर हम इंडियन मार्केट में ट्रांसलेट करें तो लगभग 1,55,000 से 1,60,000 का भाव गोल्ड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज, हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं रोकने। एसआईपी के माध्यम से आप एवरी वीक गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक चांदी का सिक्का लीजिए। दूसरा, रिस्क को अपना मैनेज करके चलिए। बहुत सारी ऐसी चीजें देखने में आ रही है जिसमें लोगों ने अपने डॉटर्स की एफडी को ब्रेक करा के गोल्ड या सिल्वर में एंटर करने की कोशिश करी है। ये काफी रिस्की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इन चीजों को ध्यान में ही रख के गोल्ड और सिल्वर में आप इन्वेस्टमेंट में बने रह सकते हैं। विश्वमोहन जी, ओके, तो इन्वेस्टमेंट में अगर बने रहना है, अगर आपको फोमो अगर फीलिंग आ रही कि जब मिस कर गए हैं रैली को, तो आप अब जो आपको खरीदना है वो एसआईपी के जरिए खरीदे। तेजी अभी भी है, लेकिन जितनी तेजी आती है उस तेजी से गिरावट भी आने का उतना ही ज्यादा रिस्क हो जाता है। तो धीरे धीरे खरीदे, एसआईपी के जरिए खरीदे। फिजिकल भी सोने के सिक्के बार के जरिए भी कर सकते हैं या फिर ईटीएफ के जरिए भी, एसआईपी के जरिए भी खरीद सकते हैं। वीकली ऑप्शंस भी सारी एमसीज यहां पर देती है, वो भी आप चूज कर सकते हैं कि हर भाव पर आपका एवरेज आउट हो जाएगा। तो नितिन जी को लगता है कि 3 लाख से 3.25 लाख चांदी 2026 में एक बड़ी रैली बची हुई है। उन नंबर के पीछे लेकिन आप ना भागे, एवरेज करने की ज्यादा कोशिश करें, ये ध्यान रखिएगा। और सोने में 10 से 12% की तेजी और दिखती है, जो घरेलू बाजार में 1,55,000 रुपए के ऊपर भाव 2026 में जा सकता है। चलिए एक बार राजेश जी के पास फिर भी चलते हैं। राजेश जी, क्या चल रहा है ज्वेलरी मार्केट में? क्या लाइट वेट ज्वेलरी चल रही है या अक्रॉस द प्रोडक्ट सब प्रोडक्ट की डिमांड है? जैसा कह रहे थे शुभांकर सर कि उन्होंने कहा कि गोल्ड में वॉल्यूम में उस तरह की ग्रोथ नहीं दिख रही, लेकिन बाकी प्रोडक्ट में अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ भी दिख रहे हैं, चाहे वो चांदी हो, डायमंड हो। क्या लग रहा है, क्या ज्यादा बिक रहा है? कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है ज्वेलरी स्टोर्स पर?
बिल्कुल, रेट बढ़ जाने के कारण थोड़ा लाइट वेट ज्वेलरी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आ रहा है, और जिस तरीके से रेट अभी भी निरंतर बढ़ रहा है, तो स्पेशली ब्राइडल ज्वेलरी जो है, जो नॉर्मली 22 कैरेट में पसंद की जाती थी, अभी वो 18 कैरेट में भी लोग लेना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ब्राइडल ज्वेलरी लोगों को बहुत कम यूज आती है। इस वजह से उनका बजट काफी फ्रेंडली हो जाता है। इस वजह से 18 कैरेट काफी ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि पहले 18 कैरेट मतलब केवल डायमंड्स के लिए यूज की जाती थी, लेकिन नॉर्मल ज्वेलरी जो एंटिक ज्वेलरी है या बाकी और भी हमारी कलकत्ता ज्वेलरी है, इस टाइप की ज्वेलरी को भी धीरे धीरे करके 18 कैरेट की तरफ चेंज करते हुए हमने देखा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से रेट बढ़े हैं, उस वजह से लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वाले जो लोग हैं, उन्हें तो वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और लेकिन ऐसे लोग जिनका इन्वेस्टमेंट नहीं, जिनके यहाँ शादियां है, या उनको लगता है मुझे ज्वेलरी खरीदना ही है इस ओकेजन के लिए, उनके लिए ये एक 9 कैरेट जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, शायद वो भविष्य का एक नया विकल्प हमारे ग्राहकों के लिए हो सकता है, जिससे कि उनका बहुत ही बढ़िया एक जो पैकेज होता है शादी का, कि उनका अगर 5 लाख का बजट या 10 लाख का बजट है, वो फ्रेंडली कैसा कर सके, तो उसके लिए ये एक ऑलरेडी अवेलेबल है। और प्रोडक्ट लाइन में मैं देखता हूं तो नॉर्मली रिटेल में सबसे ज्यादा चेन, अंगूठी और मंगलसूत्र हमारे सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम होते हैं, और ये निरंतर बिकते हैं। इस वजह से नॉर्मल से जो लोग खरीदारी करने आ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट के तहत भी इसे एक देखा जा रहा है। तो इस वजह से कहीं पर भी सेल में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। मैं मानता हूं कि वॉल्यूम वाइज 10% थोड़ा सा नीचे है, लेकिन वैल्यू वाइज देखते हैं तो वो 30% तक के ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्पेंसेट कर रहा है टर्नओवर पे। और मुझे लगता है कि 2026 भी इसी तरीके की रैली अपेक्षित है। इस वजह से लोगों का जो विश्वास है, वो अभी भी गोल्ड मार्केट पे जबरदस्त तरीके से। सर, एक छोटा जवाब आपसे ये मैं चाहूंगा, जिस तरह के दामों में उतार चढ़ाव दिख रहे हैं सोने चांदी के या बाकी मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स के, क्या लग रहा है इन्वेंट्री के स्ट्रेटजी में आप लोगों ने कुछ बदलाव किया है क्या? ये सवाल मुझे है? नहीं, शुभांकर सर से मैं जानना चाह रहा था, क्या, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात कर रहा हूं कि वो अपने फ्रेंचाइजी स्टोर्स लाइट वेट मॉडल के जरिए, वो एसेट लाइट मॉडल के जरिए कर क्या रहे हैं कि वहां पर इन्वेंट्री ग्रोथ तो दिखा दे रहे हैं, लेकिन वाकई क्या सेल्स हो रही है क्या, या जो रेवेन्यू ग्रोथ दिखती है वो ग्रोथ हो रही है केवल स्टोर एडिशंस की वजह से? करेक्ट। नहीं, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वैल्यू टर्म्स में, तो जैसे ओवरऑल अगर वैल्यू टर्म्स में देखा जाए तो 30% के ऊपर आई थिंक ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी अगर देखें तो 15, 16, 18% तक भी जा रहा है। मगर इन्वेंट्री को सही तरीके से मैनेज करना, इसके लिए डेटा ड्रिवन हम लोग एक सॉफ्टवेयर लगा दिए। सॉफ्टवेयर आई थिंक सारे इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े रिटेलर्स है, वो बैकग्राउंड में डेटा एनालाइज कर रहे हैं कि आज कस्टमर का बजट जो 1 लाख का है, उसमें से वो पुराना वजन तो नहीं बिक रहा है, तो लाइटर क्या वजन बिक रहा है, 9 कैरेट बिक रहा है, 14 कैरेट बिक रहा है। तो उस हिसाब से अब धीरे धीरे लास्ट 6 महीने में आई थिंक हम लोग सब अपना अपना इन्वेंट्री को क्लियर कर रहे हैं कि एग्जैक्टली जो माल बिक रहा है उसी के फोकस करना चाहिए, और जो माल नहीं बिक रहा है उसका ही 50-60% अप्रिशिएट हो गया तो उसको या तो रिसाइकल कर लो या उसको कोई दूसरा काम पे लगा लो। तो इस हिसाब से फुल एफर्ट इन्वेंट्री में दिया जा रहा है। और फ्रेंचाइजी मॉडल में जो लोग फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हैं, उनके लिए तो एक चीज है कि चलो मैंने एक एसेट लिया, वो एसेट का अप्रिशिएट हो गया, मगर अल्टीमेटली स्कीम्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, नए नए डिजाइन देके इन्वेंट्री को चर्न करना, रोटेट करना, यही मेन चीज है, जिस कारण के लिए ही हम लोगों को लाइटर वेट और लोअर प्योरिटी में दिया जा रहा है। और वेडिंग सीजन के लिए लोग वेडिंग सीजन में खरीद रहे हैं जेम स्टोन, ये आप कुछ लैब ग्रोन डायमंड ऐड कर लो, कलर स्टोन ऐड कर लो, लैब ग्रोन जेम स्टोन्स ऐड कर लो, ताकि वो अट्रैक्टिव हो जाए। पर अल्टीमेटली जो कस्टमर का बजट है उसको दिमाग में रखते हुए ही इन्वेंट्री को पूरा चर्न किया जा रहा है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी चीन और यूएस, क्या गेम प्लान है उनका, क्या जो दाम जो इतने बढ़ते जा रहे हैं इसके पीछे उन लोगों की क्या स्ट्रेटजी है, उनकी तैयारी क्या चल रही है, ये भी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आउटलुक 2026 में, जहां पे हम गोल्ड और सिल्वर के आउटलुक की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन गोल्ड को लेकर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या गोल्ड के रीवैल्यूएशन को लेकर यूएस की मंशा है कि दाम बढ़े, क्योंकि सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व उनके पास है। ये एक मंशा के साथ तो नहीं काम कर रहा है, लेकिन और साथ ही कुछ और सेंट्रल बैंक, जिसमें चीन का, रूस में हमने देखा 100 टन गोल्ड वहां के सेंट्रल बैंक ने जोड़ा, 225 टन हमने देखा चीन के सेंट्रल बैंक ने पिछले साल जोड़ा था। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ ये सेंट्रल बैंक्स भी काम कर रहे हैं। डॉलर के डिवेस्टमेंट की
तैयारी चल रही है। ऐसे में नितिन जी, आपका सलाह क्या होगा? गोल्ड में आगे क्या होगा? क्या बड़ी रैली गोल्ड में बची हुई है? क्योंकि जिस मंशा के साथ यहाँ पे यूएस, चीन वगैरह या बाकी सेंट्रल बैंक्स अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो गोल्ड की ये लंबी रैली चलने वाली है क्या? बिल्कुल विश्वमोहन जी, गोल्ड की ये जो रैली है ये सस्टेनेबल है और लंबी भी चलने वाली है। उसका कारण आप देख लीजिए, आप केवल सेंट्रल बैंक ही नहीं ले रहे हैं, इनफैक्ट प्राइवेट कॉर्पोरेशंस ने भी इसको लेना शुरू कर दिया है। एंड टीथर हैज बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेशन टू होल्ड द गोल्ड विच इज नाउ मोर देन 100 टन। तो ये बता रहा है कि धीरे धीरे करके जहां भी थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व है, वहां पे अब वो पेपर करेंसी के ऊपर ट्रस्ट जा रहा है और वहां पे गोल्ड जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सबसे बड़ी जनवरी में अनसर्टेनिटी हमारे सामने खड़ी हुई है, जहां पे एक्सपेक्टेड है कि जो यूएस के कोर्ट्स है वो डिसीजन लेंगे कि ये जो टैरिफ है ये चलनी है या नहीं चलनी है, इसको कंटिन्यू करना है और नहीं करना है। और अगर डिसकंटिन्यू करते हैं इसको, तो जो टैरिफ यूएस गवर्नमेंट ने रिसीव करी है, अगर वो इलीगल है तो दैट विल बी पेड बैक। तो अगर वो पेड बैक होती है तो यूएस इकोनॉमी के ऊपर और भी प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से गोल्ड में हम आगे और भी तेजी बनते हुए देख सकते हैं। और ना ही सिर्फ गोल्ड में, इनफैक्ट गोल्ड स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी, मतलब जो हमारे ज्वेलर कंपनीज हैं उनमें भी अच्छी तेजी जो है वो आगे बनते हुए दिख रही है। और अगर राजेश भाई ने हमारी बात मान के 1 साल पहले आईपीओ ले आए होते तो हम भी कुछ पैसे बना लिए होते। ताकि वो तैयारी कर भी रहे हों, क्योंकि जिस तरह के जितनी ज्वेलरी कंपनी आई है तो डेफिनेटली वो भी इस पर विचार कर रहे होंगे। उस पे उनसे एक सवाल लेंगे, लेकिन नवनीत जी आपसे मेरा सवाल ये होगा कि पेपर मार्केट का जो मैनिपुलेशन है गोल्ड में, वो क्या अब खत्म हो चुका है? फिजिकल डिमांड गोल्ड को ड्राइव कर रही है, 2026 में यही ड्राइव करने वाली है। और जो इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स है वो क्या संकेत दे रहे हैं? क्योंकि ट्रंप और को तो मैं नहीं मानता कि वो पॉलिटिशियंस है, वो पूरी तरह से बिजनेसमैन है। क्या उनकी तैयारी क्या चल रही है? गोल्ड में इतनी तेजी को क्यों सपोर्ट मिल रहा है इतना? पिछले 4 साल से तेजी चल रही है और मार्केट कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक बाइंग और साथ साथ में फिजिकल एसेट और ईटीएफ, इन सब में एक बहुत अच्छा निवेश है गोल्ड में। देखें, डी डॉलराइजेशन जो थीम इस साल से, मेरे ख्याल से स्टार्ट ऑफ 2025 से जो थीम पकड़ी है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जहां पे लोग हार्ड एसेट से मूव करके, यानी यूएस ट्रेजरी से मूव करके गोल्ड एंड सिल्वर जैसे निवेश के अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं। तो आप यूएस ट्रेजरी से अगर बाहर निकलेंगे, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट एसेट है, तो आप कहाँ पैसा लगाएंगे? दूसरा विकल्प आपको ढूंढना पड़ेगा। तो बाकी सारे विकल्प रिस्की हो जाते हैं और सेफ हेवन में सबसे पहला नाम आता है कि आप या तो डॉलर में निवेश करें या आप गोल्ड में निवेश करें। डॉलर तो जहां पर डी डॉलराइजेशन थीम है, तो डॉलर में तो निवेश करने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो नेक्स्ट बिकम्स गोल्ड, जहां पे हम फिजिकल होल्डिंग सेंट्रल बैंक की तरफ से देख रहे हैं, बड़े फैमिली ऑफिसेस की तरफ से देख रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से देख रहे हैं। और ऑलरेडी एक शॉर्टेज वाले मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर, जहां पे एक्टिव शॉर्टेज चल रहा है, वहां पे ईटीएफ और फिजिकल होल्डिंग ऑलरेडी मार्केट की शॉर्टेज को और गहरा रहे हैं, जिसकी वजह से हम प्राइस में इंक्रीमेंटल तेजी देख रहे हैं। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पिछले 3-3.5 साल से चल रही है और ये अगले कुछ टाइम भी चलते रहेगी। और टैरिफ का जो मसला है वो कुछ हद तक सेटल होता हुआ भी नजर आ रहा है, बट वो एक्सपोनेंशियली ब्लोड भी हो सकता है। अगले 6 महीने में हम यूएस के मिड पोल इलेक्शन के तरफ बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ चेंज ऑफ गार्ड्स इन फेड में देखने पड़ेगा कि कौन नया फेड प्रेसिडेंट आता है और उसका क्या स्टांस रहेगा अगले 6 से 12 महीने के लिए, विच विल डिसाइड द कोर्स ऑफ द मार्केट। बिल्कुल सही बात है। अगर वो ट्रम्प सपोर्टेड होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्याज दरें ज्यादा कटौती हो सकती है। एक सवाल चिंतन सर आपसे होगा, क्या आपको लग रहा है कि 2026 में सोना सेफ हेवन से आगे निकलकर कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने वाला है? विश्वमोहन जी, आपके चैनल के माध्यम से जो हमने जितने भी महाकुंभ किए हैं उसमें कहा है कि सोना आपके पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। ये कोई टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि पिछले जो आपने यूएस की बात की और जो मनी प्रिंटिंग की बात हो रही है, 1980 के दशक से अगर हम देखें तो जितना भी पैसा प्रिंट किया गया है, डॉलर का बैकिंग गोल्ड के साथ था, वो हटाकर डॉलर को प्रिंट किया गया। और आज अगर हम देखें तो विश्व में जो मार्केट कैप सभी कंपनियों का मूल्य है वो 126 ट्रिलियन डॉलर है। जितना डेट है, कर्जा है ग्लोबली कॉर्पोरेट्स के ऊपर, वो 200 ट्रिलियन डॉलर है और गवर्नमेंट्स के ऊपर 120 ट्रिलियन डॉलर है। तो अगर हम देखें ये सभी को और सामने देखें तो कितना सोना है विश्व में, तो करीबन 30 या 40 ट्रिलियन डॉलर का ही सोना है। तो इतना बड़ा आपके पास इम्बैलेंस है, तो इम्बैलेंस को कहीं ना कहीं मैच करने के लिए सोने के दाम बढ़ना जरूरी था।
बिल्कुल, तो एक उस तरह की कैचअप रैली भी बची थी और वो हम दिख भी रही है, और चांदी में तो और ज्यादा स्ट्रक्चरल डेफिसिट भी है। आप बताइए, एक राजेश जी, एक छोटा सा जवाब आप दे दीजिए, क्या लग रहा है, किस तरह का आउटलुक आपको लग रहा है गोल्ड और सिल्वर का नए साल में? क्योंकि आम रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल बायर्स का इन्वॉल्वमेंट कम दिख रहा है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी, जो क्रेडिबल हैंड्स है, सेंट्रल बैंक्स की भागीदारी ज्यादा दिख रही है। देखिए, सेंट्रल बैंक की भागीदारी तो है, मैं उसमें दो राय नहीं है, लेकिन आप देखेंगे हमारे घरेलू मार्केट में भी ग्राहकों की भागीदारी है इसमें, क्योंकि आप अगर देखते हैं पिछले साल के मुकाबले अगर 812 टन 2024 में इंपोर्ट हुआ है, तो इस बार भी अगर आज 2025 का हम लोग पूरा इंपोर्ट के डेटा देखते हैं तो वो 700 टन के आसपास ऑलरेडी हम लोग इस साल भी पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि घरेलू मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में बिल्कुल डिमांड है, और जिस तरीके का लोगों का विश्वास हॉलमार्किंग आने के बाद बढ़ा है, तो लोगों का इन्वेस्टमेंट का एक फैक्टर तो बड़ा ही बड़ा है, लेकिन ज्वेलरी पर भी उतना ही इंपैक्ट आया है। लोग अभी एक 30 अपना जो भी सेविंग है उसको 33% तक के सेविंग गोल्ड इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। जैसे कि नितिन भाई ने थोड़ी देर पहले कहा था कि लोग एफडी तोड़ तोड़ के, मतलब अपने डॉटर के लिए जो शादी के लिए एफडी रखी थी उसको तोड़ के वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो बिल्कुल नितिन भाई के बातों से सहमत करता हूं, लेकिन पूरी एफडी ना तोड़े, लेकिन एटलीस्ट आधी एफडी तो भी ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ आनी चाहिए, क्योंकि ये जो रिटर्न दे रहा है वो बहुत जबरदस्त तरीके से दे रहा है। और 2026 में भी मुझे भी लगता है कि $5,000 से ऊपर रेट जानी ही है मिनिमम। यानी यहाँ से बड़ी तेजी लग रही है, टारगेट लगातार ऊपर के आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ भी हम जाते जाते आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आप लोगों को वक्त कम दे पाया, इसके लिए माफी भी चाहूंगा, लेकिन हमारी लिमिटेशन है टीवी में। लेकिन आपने जो 2026 का पूरा आउटलुक समझा दिया, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड मिलने की संभावना, इस पर आपने बेहतरीन राय दी। इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश पर। नमस्कार।